हेलो एवरीवन। चलिए आज से हम लोग पाठशाला जीएस एकेडमी चैनल पे एनसीईआरटी पढ़ेंगे। आज हम क्लास सिक्स का एनसीईआरटी शुरू करेंगे। चैप्टर वन कौन सा बुक है? तो सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। और डेली एक क्लास आएगी। एनसीईआरटी होगा, है ना। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक आएगी। साइंस साइंस हम लोग 6 से लेकर के 10 तक ही पढ़ेंगे। साइंस ज़्यादा नहीं पूछता है, इसलिए हम लोग 10 तक ही पढ़ेंगे। और बाकी सब्जेक्ट हम लोग 6 से 12 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है? सामाजिक विज्ञान हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 6 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। इस बुक का नाम क्या है? पृथ्वी हमारा आवास। इसमें जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है क्या? सौरमंडल। सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, हमारा देश भारत। ये हमारा सौरमंडल है ना। सौरमंडल में पहले पहले 9 ग्रह, ना 9 ग्रह, अब 8 ग्रह। कौन सा ग्रह हटा? तो हटा कौन सा? प्लूटो। प्लूटो को हटाया गया। कब? तो 2003। क्या रीजन क्या दिया गया? कारण क्या बताया गया? ये बताया गया कि प्लूटो नाम का जो ग्रह है, हमारा नेपच्यून का कक्षा को काटती है ना। और ये रीजन दिया गया और इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। अभी भी ये है, लेकिन ये बौना ग्रह के रूप में हम लोग इसको अब जानते हैं, यानी ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में हम लोग जानते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी हम लोग को ये पढ़ना है। चैप्टर 1 अतः सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। मतलब जब सूरज ढल जाती है तो हम लोग को आकाश देखने में कितना मतलब अच्छा लगता है। आसमान से पहले आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं। यानी जब सनसेट होती है, यानी सूरज जब ढल जाती है, तो आसमान में एक या दो बिंदु ही चमकते दिखाई देती है। लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ते जाती है। बाद में इनकी संख्या क्या होती है? बढ़ते जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। मतलब इसको इतना बढ़ जाती है इनकी संख्या, इसको हम लोग गिन नहीं सकते। असंख्य है, असंख्य। मतलब इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी-छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। इसमें कुछ धुंधले भी होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा तेज चमकते हैं। कुछ बस ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, है ना? एकदम धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हैं। क्या जड़े हैं? तो हीरे जड़े हैं। आकाश में हीरे जड़े हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएँगे कि उनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। यानी जब हम इसको ध्यान से देखते हैं, तो हम पाते हैं कि कुछ तारा का टिमटिमाहट जो है, दूसरे तारा के तुलना में अलग ही बता रहा है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते रहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ तो टिमटिमाते रहते हैं, लेकिन कुछ तारा ऐसा भी है, जो टिमटिमाते नहीं हैं और वो चंद्रमा के जैसा चमकते रहते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। अच्छा, जैसे आसमान है ये,
आसमान में बहुत सारे स्टार हैं, उसी में चंद्रमा भी है, उसी में हम लोग चाँद को भी देखते हैं, इन्हीं के साथ। यह अलग-अलग समय पर अलग-अलग आकार तथा अलग-अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। जो चाँद है, अलग-अलग हर दिन उसका स्थिति और आकार बदलते रहता है, किसका? चाँद, मून। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। यानी पूर्ण चंद्र मतलब एकदम राउंड शेप चंद्रमा को हम लोग 1 महीना में कितनी बार देखते हैं? वो 1 ही बार देखते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है, जिस समय हम लोग चाँद को पूरा देखते हैं, यानी एकदम राउंड फिगर यानी गोल देखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा, है ना? 15 दिन के बाद आप इन्हें नहीं देख सकते। 15 दिन के बाद क्या होता है? वो चंद्रमा जो है विलुप्त हो जाती है। मतलब विलुप्त करने का अर्थ ये है कि आसमान में नहीं दिखाई देती है। कहाँ नहीं दिखाई देती है? तो आसमान में नहीं दिखाई देती है। और जिस रात को चंद्रमा आसमान में नहीं दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? चंद्रमा की रात्रि। क्या कहते हैं? चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या या अमावस्या भी कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है, तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। मतलब अमावस्या के दिन जिसमें चाँद नहीं है, सिर्फ़ तारे ही दिखेंगे, लेकिन आसमान कैसे होना चाहिए? साफ होना चाहिए। साफ आसमान में आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर। आओ कुछ करके सीखें, है ना? आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा कागज़, एक पेंसिल और एक सुई का। तो एक टॉर्च हम ले लेते हैं, एक टॉर्च हो गया, एक सादा कागज़, एक पेंसिल, और एक सुई, एक सुई ले ली। करना क्या है? ये 4 चीज़ हमको लेना है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, इस एक्टिविटी को करने के लिए। करना क्या है? तो कागज़ के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि इसका उसका काँच कागज़ से सटा रहे। यानी इस टॉर्च को इसके एकदम मध्य में रखना है और इसका जो काँच है वो सटा रहे। काँच कैसा रहे? जो इसमें काँच होता है, सॉरी, है ना? तो इसका काँच है एकदम कागज़ में सटा रहे। अब टॉर्च के काँच के चारों ओर एक वृत्त खींचे। टॉर्च के काँच को यहाँ रख के एक वृत्त खींच दिए। काँच पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे-छोटे छेद कर दिए। यहाँ यानी यहाँ पे हम लोग को छोटे-छोटे छेद करना है। अब कागज़ के छिद्रित वृत्तीय भाग को काँच पर सामने की तरफ रखें और टॉर्च के चारों ओर कागज़ को लपेट कर रबर बैंड से बाँध दें यानी लगा दें। यानी यहाँ पे टॉर्च को रख दें और इसको कागज़ को मोड़ दें इस तरह से, है ना? और मोड़ करके इसमें बाँध दें। अब क्या करना है? ध्यान रखें कि टॉर्च की स्विच कागज़ के बाहर रहे। ध्यान रखना है कि वो टॉर्च का जो स्विच है वो कागज़ से बाहर रहे। यानी स्विच पर नहीं बाँधना है, जहाँ स्विच रहता है। अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुँह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएँ। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे को देखते हैं। यानी जब इस टॉर्च यहाँ बाँधा हुआ है और टॉर्च जलाएँगे, अंधेरा कमरा में जाएँगे और दीवार कैसा होना चाहिए? सादा दीवार। तो कैसा दिखेगा? अगर हम जलाएँगे तो ऐसे, 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 ऐसे यहाँ दीवार पे दिखेगी। जब कमरे की सभी बत्तियों को अब कमरे की सभी बत्तियों को क्या करें? जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएँगे।
तो जब हम जलाएँगे तो ये जो प्रकाश का बिंदुएँ हैं, वो कैसा हो जाएगा? अदृश्य हो जाएगा। यानी सिर्फ़ दीवार ही है। आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। मतलब इसकी तुलना ये करना है कि ये तो रात्रि है, कैसी है? नाइट यानी रात्रि। और जब हम सारे लाइट जला देंगे तो क्या हो जाएगा? दिन। कैसा होगा? दिन। और दिन में क्या तारे दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। यही एक्सपेरिमेंट करना। क्या क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं अन्य सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देखते? मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है कि आपको दिन में आश्चर्य नहीं होती है कि चंद्रमा और जो तारे हैं उसको हम क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। यानी इसलिए ऐसा होता है क्योंकि सूर्य जो है बहुत तेज रोशनी देती है। उस रोशनी के सामने एक तारा का रोशनी जो है हम लोग के पास नहीं पहुँच पाती और हम लोग उसको नहीं देख। सूर्य, चंद्रमा तथा ये सभी वस्तुएँ जो रात के समय आसमान में चमकती है, एक खगोलीय पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। तथा सूर्य के साथ आसमान में जो भी चीज़ चमकती है, जैसे चंद्रमा, तारा, वो सब क्या है? खगोलीय। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है और वो गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है। जो बड़ी आकार के होते हैं तथा जो गर्म होते हैं, उनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश भी होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, है ना? जब प्रकाश और ऊष्मा होगा तो वो उत्सर्जित भी करेंगे और वो उनके आकार बड़ा है, तो उनके पास ऊष्मा और प्रकाश भी बहुत ज़्यादा होगी, तो बड़ी मात्रा में वो उत्सर्जित करते हैं। इस खगोलीय इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता कहते हैं, जो जिनके पास जो बड़े हैं और जिनके पास ऊष्मा है, प्रकाश है, ये क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सन क्या है? सन जो है, ये क्या है? स्टार क्या है? एक स्टार। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। यानी रात के समय बहुत सारे तारे चमकते हैं, ये भी सूर्य के समान ही। लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा एवं प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। ये हमसे बहुत दूर है, हमसे बहुत दूर है। इसलिए ये तारा को जो इसके तारा के पास जो ऊष्मा है और प्रकाश है, उसका हम महसूस नहीं कर पाते। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। यानी अगर हम कोई हवाई जहाज जा रहा है ना? कोई हवाई जहाज जा रहा है, तो वो भी हमको बहुत छोटी दिखाई पड़ती है, लेकिन वास्तव में वो होती है बड़ी। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं। रात्रि में हम लोग अलग-अलग तरह के तारों द्वारा बनाया हुआ आकृति देखते हैं, जिसमें क्या-क्या है और उस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो तारा से आकृतियाँ बनती हैं, उसको क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं।
जैसे उर्सा मेजर या बिग बियर भी इसको कहते हैं। इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। कौन-सा? सप्तऋषि। इसमें 7 तारा होता है, जैसे यहाँ दिखाया गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यह 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का भाग है। ये जो 7 तारों का समूह जो सप्तऋषि है, कौन-सा है? सप्तऋषि जो है, वो उर्सा मेजर का ही भाग है। किसका भाग है? उर्सा मेजर। उर्सा मेजर का भाग। आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारे, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएँ। यानी आप अपने बड़ों से कहिए कि आसमान में और कितने नक्षत्र हैं, नक्षत्र मंडल हैं, तारे हैं, तारों के समूह हैं, उनको दिखाने के लिए बोलिए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। यानी कहा जाता है कि जब हम प्राचीन समय की बात करेंगे, तो जो लोग थे रात्रि में वो दिशा का निर्धारण कैसे करते थे? तो तारों की सहायता से करते थे। उत्तर दिशा में जो तारा दिखता था, उसे हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। कौन-सा तारा कहते हैं? ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। किसकी सहायता से? तो सप्तऋषि की सहायता से हम लोग ध्रुव तारा का स्थिति को हम लोग जान सकते हैं। चित्र 1.1 में जो पिछला चित्र था, आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए, तो ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। देखिए, है ना? इस ऐसे अगर हम एक सप्तऋषि के कुछ तारे को लेकर के एक हम लाइन बनाते हैं, ये किसको इंगित करता है? ध्रुव तारा। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी होते हैं जिसमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। यानी हमारा जो ग्रह है, जो ग्रह 8 है, उसमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। यानी जो ग्रह है उसको अंग्रेजी में हम लोग प्लैनेट कहते हैं, जो ग्रीक भाषा प्लेनेटाई शब्द से बना है। इसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी एक क्या है? ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी जो है अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा किससे प्राप्त प्राप्त करती है? तो सूर्य से प्राप्त। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, यानी पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा कौन है? पृथ्वी पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तो पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है।
पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। जब हम पृथ्वी को भी दूर से देखते हैं, तो चंद्रमा की तरह वह चमकती हुई प्रतीत होती है ना? कुछ रोचक तथ्य, चलिए इसको बाद में पढ़ेंगे। ये देखिए हमारा सौरमंडल है, ये हमारा सन है, उसके बाद मरकरी यानी जिसको बुध कहते हैं, उसके बाद शुक्र है वेनस, उसके बाद अर्थ हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, है ना? इसको अरुण कहते हैं, क्या कहते हैं? अरुण। और इसको क्या कहते हैं? वरुण कहते हैं, वरुण। तो अगर देखा जाए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, देखिए ये जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है, के अंदर है और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाहर है। तो इसलिए इसको अंदर आंतरिक ग्रह कहते हैं और इसको वाह ग्रह कहते हैं। तो जो आंतरिक ग्रह है, वो किस चीज़ से बना है? चट्टान से बना है। और ये सब जो ग्रह है, वाह ग्रह है, वो क्या चीज़ से बना है? तो गैस और बर्फ से बना है, आइस। देखिए, बुध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में करता है और अपने अक्ष पर 59 दिन में घूम लेता है। जैसे मतलब कहने का मतलब है ये सन है और सन के चारों तरफ घूम रहा है। तो बुध अगर घूमने में कितना दिन लगता है? तो 88 डेज़। लेकिन अपने अक्ष पे ऐसे घूम रहा है, खुद घूम रहा है, मतलब इस पे ऐसे-ऐसे चारों तरफ, तो 59 डेज़। कौन? बुध। कौन? बुध लेता है। उसी तरह शुक्र परिक्रमा करने में यानी सन का परिक्रमा 255 दिन में करता है और अपने अक्ष पे घूरना 243 दिन में कर लेता है। पृथ्वी सन का परिक्रमा 365 दिन में और अपने अक्ष पे 1 दिन में घूम लेता है। मंगल सन का परिक्रमा 687 दिन में और अपने अक्ष पे 1 दिन में घूम लेती है। इसी तरह बृहस्पति सन का परिक्रमा 11 साल, 11 महीना और लगभग 12 साल में करता है और अपने अक्ष पे 9 घंटा 56 मिनट यानी लगभग 10 घंटा में घूर्णन कर लेता है। 10 घंटे में अपने सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है शनि 29 साल 5 महीने में और अपने अक्ष पे 10 घंटा 40 मिनट में घूम लेते हैं। इसी तरह अरुण, अरुण सूर्य के चारों ओर 84 साल घूमने में लगा देता है सूर्य के चारों ओर और अपने अक्ष पर 17 घंटा में 17 घंटा 24 मिनट में। इसी तरह नेपच्यून यानी वरुण, वरुण जो है सूर्य की परिक्रमा 164 साल में करते हैं और अपने अक्ष पे घूमने में उसको 16 घंटे 7 मिनट लगते हैं। अब हम लोग इसके चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। तो मंगल का चंद्रमा 2 है। मंगल का चंद्रमा कितना है? 2। कौन-कौन है? तो डिवोस, डिवोस और फिबोस, डिवोस और फिबोस मंगल का चंद्रमा है। उसी तरह पृथ्वी का चंद्रमा ये जो है ये गलत है, यानी अब अपडेट हो गया है, लगभग 143 है। तो देख लीजिएगा हमेशा ये बदलते रहता है। इसका भी लगभग 173 है, ये भी बदलते रहता है, ये भी इसको भी देख लीजिएगा। तो इसका जो सब सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा यानी सबसे बड़ा उपग्रह जो है, वो गैनीमेड है, गैनीमेड। किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति। शनि का भी है, शनि का टाइटन है ना? उसी तरह यूरेनस का टिट्रॉन, नेपच्यून का भी है ना? आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक है और ये चट्टान से बने हैं। ये सब को क्या कहते हैं? ये सब को हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं, जो सूर्य से बहुत नज़दीक है और चट्टानों से बने हैं। बाह्य ग्रह कौन-कौन है? जो सूर्य से दूर है तथा बड़े आकार के हैं और गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। कुछ-कुछ आइस से भी बने होते हैं। तो आप लोग का काम है
कि जो उपग्रह को आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। तथा आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में जो दिख हम लोग चाँद को देखते हैं, वो क्या है? वो एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, यानी पृथ्वी के साथ-साथ रहती है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। यानी जो चंद्रमा है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। हमारी जैसे पृथ्वी जो है ग्रह है, उसी तरह 7 और ग्रह हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो सूर्य के से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं और जो अन्य 7 ग्रह हैं, वो भी सूर्य से ही प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। थोड़ा-सा ब्रेक लेंगे। तो आसमान में जो चंद्रमा चमकती है, आसमान में जो चंद्रमा चमकती है, वो एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, यानी पृथ्वी के साथ-साथ रहती है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? अगर ये पृथ्वी है, तो चंद्रमा जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं, जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, यानी जो 7 अन्य ग्रह हैं, उनमें से कुछ के पास भी अपना-अपना चंद्रमा है। सिर्फ बुध और शुक्र है, उनका अपना उपग्रह नहीं है, अपना कोई उपग्रह नहीं है। वो भी नेचुरल उपग्रह, है ना? कृत्रिम उपग्रह तो बहुत सारे भेजे गए हैं। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलाकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर क्या बनाते हैं? तो सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं और यही सौर मंडल को हम क्या कहते हैं? तो सौर परिवार। सौर परिवार और उस सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो सूर्य। कौन है? सूर्य। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। यानी प्राचीन यानी पहले पुराने रोमन कहानियाँ में जैसे हम लोग का भी स्टोरी रहता है तो उसकी रोमन भाषा में स्टोरी होता है और जो पुराने रोमन स्टोरी होते थे, उसमें सूर्य देवता को क्या कहा जाता था? सोल कहा जाता था, सोल। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। सौर शब्द का क्या अर्थ? सूर्य से संबंधित। इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं। यानी सूर्य का जितना भी परिवार है उसको क्या कहते हैं? सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को देखिए, सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्द को लिखा जा रहा है। सूर्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, यानी एकदम केंद्र में स्थित है। इस तरह से ग्रह अपनी कक्षा में घूम रही है। यह बहुत बड़ा है। सूर्य कैसा है? बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैस से बना है। इस इसका खिंचाव बल सबसे
इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बाँधे रखता है। यानी इसके में अपना ग्रेविटी भी है, सन में अपना ग्रेविटी भी है, जिस कारण ये सारे ग्रह को खींचे रहती है अपनी ओर। ये भी नहीं, जैसे यहाँ बुध है और यहाँ सूर्य है और यहाँ शुक्र है, तो सन जो है बुध को खींच रही है और यहाँ बुध जो है शुक्र को खींच रही है और शुक्र को बुध भी खींच रही है और बुध को शुक्र भी खींच रही है। इस तरह वो अथाह स्थिति मतलब अपनी स्थिति पे बने हैं, है ना? आप लोग सोचे होंगे कि तो बुध अगर खींचता है पृथ्वी तो बुध गिर क्यों जाती है ना? जो मरकरी है वो सूर्य के अंदर क्यों नहीं गिर जाती है? इसलिए नहीं गिरती है क्योंकि इसको सूर्य भी खींच रहा है और सूर्य को ये भी खींच रहा है। यानी सूर्य बुध को भी खींच रहा है और बुध सूर्य को भी खींच रहा है। इसी कारण वो नहीं खींचते हैं। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। मतलब कहने का मतलब हुआ ये नज़दीक का तारा तो है, लेकिन नज़दीक इतना नज़दीक भी नहीं है कि हम इसका पूरा लाइट को डायरेक्ट हम लोग प्राप्त कर लें, है ना? तो हमसे कितना दूरी पे है? 15 करोड़ किलोमीटर यानी अर्थ और सन की दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। ग्रह हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं, वेनस, शुक्र, पृथ्वी, अर्थ, मार्स, मंगल, जुपिटर और सैटर्न यानी शनि, जुपिटर मतलब बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून को हम लोग अरुण बरुण कहता है कि ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा से क एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए शब्द हो सकते हैं। मतलब जो हम जैसे कुछ-कुछ शब्द अगर इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो इंग्लिश का ही शब्द है, वो दूसरे भाषा से लिया गया है, भी हो सकता है। जैसे ज्योग्राफी, एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है ज्योग्राफी को? ग्रीक भाषा से लिया गया है। जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। जिसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का पृथ्वी का विवरण। जैसे यहाँ पे ओ छूट गया है। इसमें जियो का शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। जैसे अगर जियो में हम लॉजी लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है? जियोलॉजी, उसका मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन। जियो में मेट्रिया लगा देते हैं तो क्या होता है? जियोमेट्री, वो होता है पृथ्वी का माप। और जियो में वाइड लगा देते हैं तो फिर क्या होता है? जियोइड, और वो पृथ्वी के आकार के अनुरूप, यानी वैसा चीज़ जो पृथ्वी के आकार ही जैसा, उसको जियोइड कहा जाता है। सौर मंडल में सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। वे रास्ते दीर्घवृत्ताकार। सौर मंडल में सभी ग्रह सूर्य का परिक्रमा करते हैं और उसका रास्ता कैसा होता है? तो दीर्घवृत्ताकार होते हैं, ये फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक कक्षा है ना? बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगता है। यानी बुध जो है, जो सूर्य के सबसे नज़दीक है, अगर हम अगर बुध घूर्णन करती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो कितना समय लगाती है? 88 दिन। कितना समय लगाएगी? 88 दिन। क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अतः शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। शुक्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने
अपनी बैठक 2000 अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 यूवी, है ना, सीरस एवं प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। यानी हम पहले बता दिए हैं कि जो प्लूटो है वो नेपच्यून का कक्षा को काट रहा है ना? और ग्रह बनने के लिए किसी को अपना कक्षा उसका स्वतंत्र होना चाहिए। इसलिए 2006 में यह निर्णय लिया गया कि प्लूटो को किस श्रेणी में रखा जाए? तो बौने ग्रह की श्रेणी में। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को शास्त्री कहते हैं। यानी जो खगोलीय पिंडों को अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? तो खगोल शास्त्री कहते हैं। क्या कहते हैं? तो खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। कहने का मतलब है कि जो सूर्य से किसी भी खगोलीय पिंड पे प्रकाश आया, तो आया, सिर्फ आया नहीं, वो जाने का भी कोशिश करता है, यानी प्रवर्तित भी होता है। और यही प्रवर्तित प्रकाश के कारण वो खगोलीय पिंड क्या होते हैं? चमकने लगते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। यानी वर्ल्ड के सभी खगोल शास्त्री जो है ब्रह्मांड के बारे में ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। कैसा ग्रह है? तीसरा ग्रह। और आकार में पांचवा ग्रह है। दूरी में थर्ड। और आकार में तो फिफ्थ। फिफ्थ ग्रह है। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यानी ऐसे है, ऐसे, सॉरी, यानी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और यहाँ पे फैली हुई है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। यानी जो ध्रुव से पर चपटी हुई और इस साइड फैली हुई है, इस कारण इसको क्या कहेंगे? भूआब। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। यानी जीवन के लिए, यानी जीवित रहने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो सिर्फ पृथ्वी पर पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, यानी ना तो अधिक गर्म है और ना तो अधिक ठंडी। पानी भी यहाँ है और वायु भी है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। यानी पृथ्वी का लगभग 75% हिस्सा जो है पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट। ब्लू ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्या आप जानते हैं? तो प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट, यानी 8 मिनट 16 सेकंड सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगता है। चंद्रमा के बारे में पढ़ना है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, उसको हम चंद्रमा कहते हैं। क्या नाम दिए हैं? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल एक चौथाई है। यानी जो चंद्रमा है इसका जो व्यास है, यहाँ से यहाँ अगर मापा जाए व्यास, तो ये जो व्यास है पृथ्वी के व्यास से एक चौथाई है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यानी जो चंद्रमा है इतना बड़ा इसलिए हम लोग को दिखाई देता है क्योंकि अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में चंद्रमा जो है पृथ्वी से काफी नजदीक है ना? यह
हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। किससे? पृथ्वी से। पृथ्वी से चंद्रमा। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। इस तरह से अगर यहाँ सूर्य है, यहाँ चंद्रमा है, यहाँ सूर्य सॉरी यहाँ सूर्य है, तो अब हम ए निकाल सकते हैं। इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए डिस्टेंस पता है, तो डिस्टेंस निकल जाएगा। एक रोचक तथ्य ये है कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा, है ना? मालूम करो कि ऐसा कोई भारतीय है जो चंद्रमा पर गए हैं। उपग्रह, उपग्रह क्या होता है? तो यह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी जो उपग्रह है वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, है ना? मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड पिंड है। यह क्या है? एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी एवं संचार माध्यम के लिए किया जाता है। पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, आईआरएस, एडूसैट इत्यादि हैं। मतलब कहने का मतलब है जो कृत्रिम उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह है, हम लोग अपनी सुविधा के लिए रखते हैं। जैसे अभी आदित्य 11 हम लोग भेजे कहाँ? सन पे। सन के सतह के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। इसी तरह चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मंगलयान भी गया है। तो किस लिए भेजते हैं? तो उनके बारे में जानने के लिए भेजते हैं। और जो कृत्रिम उपग्रह है, हम लोग अपना संचार व्यवस्था, रेडियो, टेलीविज़न, है ना? मौसम का जानकारी, ये सब जानने के लिए हम लोग उपग्रह भी भेजते हैं। ये कैसे जाता है? तो पृथ्वी रॉकेट का प्रक्षेपण हो रहा है देखिए, इसमें क्या है? रॉकेट भी है और उपग्रह अंदर है। उसके बाद कुछ दूर जाने के बाद एक खुलती है और रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, रॉकेट पृथ्वी पर गिर जाती है। उसके बाद उपग्रह अपनी जब कक्षा में चली जाती है, तो वहाँ सोलर प्लेट खुलता है और इससे एनर्जी इसको मिलता है और वो वहाँ की जानकारी हम लोग को मिलती रहती है। चंद्रमा पृथ्वी का चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा भाग दिखाई पड़ता है। जैसे देखिए, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा का कच्चा है, चंद्रमा ऐसे घूम रही है। अब चंद्रमा घूमेगी तो देखिएगा, जब वो पृथ्वी से देखना है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे चंद्रमा आती है तो पृथ्वी से दिखाई पड़ती है, यहाँ पे चंद्रमा आती है तो पृथ्वी से दिखाई पड़ती है। तो 27 दिन में आता है तो फिर यही फेस आ जाएगा, क्योंकि ये परिक्रमा भी कर रही है और घूम भी रही है। तो हम लोग चंद्रमा का एक ही फेस देख पाते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं, यानी चंद्रमा पर जो परिस्थितियाँ हैं, वो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। यानी जो चंद्रमा के सतह पर है, पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं, यही चंद्रमा पर क्या बना रही है? छाया बना रही है। लेकिन हम लोग को क्या बताया गया था बचपन में कि एक पेड़ है बरगद का, उस बरगद के पेड़ पर झूला लगा हुआ है और एक गुड़िया झूला झूल रही है। तो ऐसा बात नहीं है। क्या है? गड्ढे हैं, पर्वत हैं, मैदान है, उसी का छाया को हम लोग ये बुढ़िया की कहानी से जोड़ देते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर उनकी छाया को देखा जा सकता है। यानी पूर्णिमा के दिन जो छाया है वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी सूर्य के चारों तरफ छोटे-छोटे असंख्य पिंड है, वो भी चक्कर लगा रहे हैं। उसी को हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं।
ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। देखिए, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच बहुत सारा क्षुद्र ग्रह है ना? तो क्षुद्र ग्रह किनके-किनके बीच है? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं, जो क्षुद्र ग्रह है, ग्रह के ही भाग हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हुआ है। मतलब वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जो क्षुद्र ग्रह है, ग्रह का ही पार्ट है। बहुत साल पहले विस्फोट के कारण ये ग्रह से अलग हो गए हैं और वो भी सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। उल्कापिंड क्या है? तो उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे-छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी-कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी-कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढा हो जाता है। देखिए होता क्या है, जो ये उल्कापिंड जो है, ये जो पत्थरों के छोटे-छोटे टुकड़े हैं, वो घूम रहे हैं सूरज के चारों तरफ और वो कभी-कभी अपना ग्रेविटी छोड़ कर के वो पृथ्वी पर गिरने लगते हैं और बीच में क्या है, वायु भी है ना? वायु से घर्षण करके, हवा से घर्षण करके ये जलने लगते हैं। लेकिन कोई-कोई उल्कापिंड बहुत बड़ा होता है और वो पूरी तरह से नहीं जल पाता है और वो पृथ्वी पर आकर गिरते हैं और गड्ढा बना देते हैं। क्या बना देते हैं? गड्ढा बना देते हैं और जब इसमें पानी भर जाता है तो ये झील बन जाते हैं। उसी तरह का एक झील देखा गया कहाँ? महाराष्ट्र में, लोनार झील। लोनार झील, ये भी क्या चीज़ से बना है? तो उल्कापिंड से बना है। उल्कापिंड से बना उपग्रह झील है ना? और जब ये गिरते हैं तो जलेंगे तो प्रकाश की धारियाँ उत्पन्न होती और उसी को हम लोग कह देते हैं टूटता हुआ तारा। ऐसा नहीं है कि वो टूटता हुआ तारा है, वो आपको सब कुछ दे देगा। कहा जाता है गाँव देहात में कि अगर टूटता हुआ तारा से जो कुछ भी हम माँगेंगे वो मिल जाएगा। अरे भाई वो तो खुद टूट रहा है तो आपको क्या देगा, है ना? ये क्या है, उल्का पिंड जब गिरती है तो वो प्रकाश उत्पन्न होता है, वो कोई टूटता हुआ तारा नहीं है। क्या आप क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर एक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? मतलब आप पूरा खुले आकाश में एक चौड़ी पट्टी यानी चमकदार रास्ता देखे हैं? यह लाखों तारों का समूह होता है। क्या होता है? लाखों तारों का एक समूह होता है। यह पट्टी आकाशगंगा है। ये पट्टी क्या है? आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है और देखिए, हमारा सौरमंडल जो है इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी से की गई थी। ये जो चौड़ी पट्टी है, चमकदार चौड़ी पट्टी, प्राचीन काल में इसको बहती प्रकाश की नदियाँ से तुलना की गई और इस तरह इसको नाम दे दिया गया क्या? आकाश गंगा, आकाश गंगा। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएँ मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। यानी बहुत सारे लाखों आकाशगंगाएँ मिलकर एक ब्रह्मांड बना देती है और इस ब्रह्मांड का कल्पना करना बहुत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। मतलब इसका आकार कितना बड़ा है, इसकी जानकारी हमें अभी तक नहीं पता है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम जो हैं, इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, हिस्सा हैं। चलिए, क्या आप अपने आप को ब्रह्मांड और अपने आप का संबंध बता सकते हैं? कौन-सा संबंध? तो इस संबंध के बारे में हम जानेंगे। ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं?
आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएँ मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? मतलब सबसे पहले तो एक ब्रह्मांड है, उसमें लाखों आकाशगंगाएँ हैं। अपना आकाशगंगा मिल्की वे, है ना? मिल्की वे में हमारा एक सौर मंडल है और उस सौर मंडल में एक ग्रह पृथ्वी है। उसका जो लाइट दे रहा है वो सन है और इसमें बहुत सारे ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं जिसमें पृथ्वी जो है तीसरा नंबर पर ग्रह है और उस पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट है। उस कॉन्टिनेंट पे हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया इंडिया देश का एक छोटा-सा राज्य बिहार में एक छोटा-सा राज्य बिहार में रहते हैं और इस बिहार का ही एक छोटा-सा जगह पटना में से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। तो देखिए ब्रह्मांड कितना बड़ा है और उसके सामने हम क्या हैं, एक छोटा-सा तारा मतलब जितना बड़ा तारा दिखता है, इतना बड़ा होता है इसका ये नहीं कह रहे हैं, जितना बड़ा दिखता है, उससे भी छोटा हम लोग ब्रह्मांड के सामने। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र को, क्योंकि ये आकार और बहुत सारी चीज़ों में ये पृथ्वी के समान है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह तो पृथ्वी है, ये तो पढ़े हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चमकता है, वो कौन-सा पथ है? तो दीर्घवृत्ताकार है। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। शुक्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आपको बनाना है, लेकिन कुछ हम बता देते हैं, पहला नंबर आपको खुद बनाना है। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं? तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, पृथ्वी के सबसे सूर्य जो है सूर्य जो है सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। ऐसे तो चंद्रमा भी सबसे नज़दीक है, सूर्य से भी नज़दीक है ना? लेकिन चंद्रमा ही होगा, चंद्रमा। चंद्रमा सूर्य से सबसे करीब है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह, तो तीसरा है पृथ्वी। ग्रहों के पास अपनी प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कैसा लगा वीडियो आप उसके बारे में कमेंट करें। चलिए आज इतना ही।